सबसे पहले आप सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास जो होगा जीके जीएस का, वो मेरा पहला क्लास है और इसमें हम लोग अपने देश के बारे में जानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम जो कुछ भी बताएंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे और ये जो मतलब इसमें जितना कुछ भी बताएंगे स्टैटिक्स डेटा भी रहेगा, बहुत कुछ रहेगा और वो सारा जो है वो रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए वो एनफ होगा, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ हो गया, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, सब चीज के लिए रहेगा, ठीक है ना। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, राष्ट्रगान के बारे में, राष्ट्रगीत के बारे में, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में, राष्ट्रीय पंचांग के बारे में, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, फूल, वृक्ष, फल, खेल, नदी, जीव मतलब राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय मुद्रा, सिंबल होगा यहाँ पे, चिन्ह, विरासत, पशु, अदर्स, इन सब के बारे में हम जानेंगे। अदर्स कहने का मतलब और भी बहुत सारे राष्ट्रीय जो कुछ भी हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक, राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहते हैं, आप सभी जानते होंगे, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे द स्टडी ऑफ फ्लैग जो है, द स्टडी ऑफ फ्लैग इज कॉल्ड वैक्सिलोलॉजी, ठीक है। झंडे के अध्ययन को वैक्सिलोलॉजी कहते हैं। डेनमार्क पहला देश था जिसने झंडा फहराने की प्रथा शुरू की और भारत का जो तिरंगा झंडा है वो फ्रांस से अभिप्रेरित होकर के झंडा को अपनाया था, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली 22 जुलाई 1947 को जो है अपनाया था इस झंडे को, हमारे देश के भारतीय झंडे जो तिरंगा है उसको। अच्छा, अब यहाँ पे हम बता देते हैं तिरंगा जो झंडा है उनका जो डिजाइन किया था, ठीक है ना। डिजाइन करने वाला व्यक्ति था पेंगली वेंकैया, ठीक है। पेंगली वेंकैया, यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, उतना मतलब इंग्लिश सही है नहीं मेरा, ठीक है। और एग्जाम में तो आपको ऑप्शन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उच्चारण सही होना चाहिए, है ना। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है, डिजाइन किए थे पेंगली वेंकैया, ठीक है। अच्छा, अब भारत से बाहर, ठीक है, भारत से बाहर जो झंडा फहराए थे वो सबसे पहले 1907 में मैडम भिकाजी कामा, ठीक है, मैडम भिकाजी कामा, इन्होंने जर्मनी में, कहा जर्मनी में, अब जर्मनी में भी पूछे कहा तो स्टुटगार्ट, ठीक है, जर्मनी में स्टुटगार्ट में 1907 में झंडा फहराई थी। भारतीय झंडा पहली बार कोई विदेशी धरती पर फहरा था, ठीक है। और इसीलिए मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारी की मां कहा जाता है। क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि भारतीय क्रांतिकारी की अम्मा किसे कहा जाता है, तो मैडम भिकाजी कामा। क्यों? क्योंकि 1907 में वो जर्मनी के स्टुटगार्ट में सबसे पहले भारत के झंडे को फहराए थे। उस समय झंडे का डिजाइन अलग था, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, स्वतंत्र भारत का जो पहला झंडा है वो 15 अगस्त 1947 को वायसराय भवन में फहराया गया था। अब जो वायसराय भवन है उसी को रीनेम करके बताया गया कि वो राष्ट्रपति भवन है, ठीक है ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम क्या है, तो वायसराय भवन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहला झंडा वायसराय भवन में फहराया गया था, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को, ये याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 26 जनवरी 2002 से इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कोई भी आम पब्लिक सम्मान रूप से, मतलब सम्मानित रूप से भारतीय झंडे को कहीं भी फहरा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो सर्कुलर आया था 26 जनवरी 2002 से लागू हुआ कि कोई भी व्यक्ति सम्मानित रूप से भारतीय झंडे को जो है फहरा सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज और हम बता देते हैं, भारतीय संविधान में एक फंडामेंटल ड्यूटी है ना, फंडामेंटल ड्यूटी मतलब मौलिक कर्तव्य, तो झंडे को बचाना, उसको फाड़ना नहीं, उसको मतलब हमेशा सेफ्टी देना, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे तो थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया। अब हम अपने झंडे के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा फ्लैग है, आपको पता होगा, ठीक है। ऊपर केसरिया, बीच में व्हाइट और नीचे ग्रीन और यहाँ पे एक चक्र, ठीक है। चक्र में 24 तिलियां होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि चक्र में कितने तिलियां होते हैं, तो 24 तिलियां होते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दो तिल्ली के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, तो याद रखिएगा कि दो तिल्ली के बीच में जो एंगल बनता है ये 15 डिग्री का होता है, ठीक है। दो तिल्ली के बीच में जो एंगल है वो 15 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, अब ये तो पता होगा केसरिया, व्हाइट, हरा, है ना। तो केसरिया बल भरने वाला, सादा में होती सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई,
कौन कहता है चक्र हमारा कदम कभी नहीं रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। तो ये जो कविता बताया इसी में ही ये सारा कुछ है। सारा कुछ कहने का मतलब केसरिया बल भरने वाला, मतलब जो केसरिया कलर है वो बलिदान का प्रतीक है। सादे में होती सच्चाई, सादा कलर जो है वो सच्चाई का, शांति का प्रतीक है ना। ओके, ग्रीन हरा रंग है हरी हमारी, मतलब हरा से हमारे देश की हरियाली के बारे में पता चलता है। कौन कहता है चक्र हमारा कदम कभी ना रुकेगा, मतलब जो चक्र है वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए उत्प्रेरित करता है कि भाई हमेशा आगे बढ़ते रहो, 24 घंटा आगे बढ़ते रहो, है ना। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ठीक है, तो अपने झंडे के बारे में भी हम बता दिए आपको, डिजाइन वगैरह तो सब यहाँ पे बता ही दिए हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय गान के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय गान मतलब नेशनल एंथम, याद रखिएगा गान अलग होता है और गीत अलग होता है। ठीक है, गीत का मतलब हुआ सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग, और गान का मतलब हुआ एंथम, नेशनल एंथम। ठीक है, तो चलिए नेशनल एंथम के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय गान जो है इसको सबसे पहले आप लोग सबको पता होगा गाने के लिए 52 सेकंड का टाइम लगता है। कितना? 52 सेकंड का टाइम लगता है। उसके बाद राष्ट्रीय गान में टोटल 13 लाइन है। कितने? 13 लाइन्स हैं। ठीक है, और 5 छंद है। छंद, छंद अलंकार पढ़े हैं ना हिंदी में, तो 5 छंद हैं हमारे जनगण मन अधिनायक जय है में। ठीक है, अच्छा जो हमारा राष्ट्रीय गान है इसके जो रचयिता यानी कि राइटर है वो तो सबको पता है, R N टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, और ये सबसे पहले 1911 INC के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा INC के कलकत्ता अधिवेशन में ये सबसे पहले गाया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया जनगण मन अधिनायक जय है। ठीक है, और उस समय कलकत्ता अधिवेशन में जो हुआ था INC का अधिवेशन, तो उसके प्रेसिडेंट थे विशन नारायण धर, VN धर, विशन नारायण धर, याद रखिएगा। ठीक है ना, VN धर यानी विशन नारायण धर 1911 कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, अच्छा जो रविंद्रनाथ टैगोर ये राष्ट्रीय गान को लिखे थे ये बंगाली में लिखे थे। किसमें? बंगाली में, बंगाली में। ठीक है ना, तो एक व्यक्ति थे आबिद अली, क्या? आबिद अली, ये आजाद हिंद फौज में एक मतलब सेना थे। ठीक है, आजाद हिंद फौज के एक सेना थे। इन्होंने जनगण मन अधिनायक को हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट किया, याद रखिएगा हिंदी और उर्दू में आबिद अली ने ट्रांसलेट किया था जनगण मन अधिनायक जय हो को। ठीक है, इसका पहला प्रकाशन तत्व बोधनी पत्रिका, याद रखिएगा तत्व बोधनी पत्रिका में किया गया था। ठीक है, तत्वबोधनी पत्रिका में पहला प्रकाशन इसका हुआ था और इसका टाइटल था भाग्य विधाता। यहाँ पे हम कलर चेंज करके इसको लिख देते हैं, याद रखिएगा भाग्य विधाता नाम से। ठीक है, या फिर कहीं कहीं भारत भाग्य भी रहता है। ठीक है, भारत भाग्य विधाता, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, भारत भाग्य विधाता इसका टाइटल था जब पहली बार ये मतलब तत्वबोधनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो ठीक है, एक चीज और यहाँ पे बताते हैं, ये तो बंगाली में लिखे थे। ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर। आबिद अली हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट किए थे, और यही रविंद्रनाथ टैगोर इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किए थे। ठीक है, इंग्लिश में, और इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे 1919 में। ठीक है ना, और इसका टाइटल दिए थे द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। ठीक है, इंग्लिश में इसका टाइटल था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ट्रांसलेट किया था रविंद्रनाथ टैगोर ही ट्रांसलेट किए थे इसको। ठीक है, अच्छा एक चीज और 2016 से, कब से? 2016 से गवर्नमेंट ने बोली कि भाई कोई भी सिनेमा हॉल में अगर कोई जाते हो तो वहां पे सिनेमा देखने से पहले आप लोगों को ये राष्ट्रीय गान के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है ना, अभी भी आप लोग जब मूवी देखने जाते होंगे तो देखिएगा मूवी से पहले राष्ट्रगान चलता है और हम लोग को खड़ा रहना पड़ता है। ठीक है ना, 52 सेकंड। ये एक्चुअली खड़ा रहना सम्मानित है, राष्ट्रगान में कभी भी बैठे नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी राष्ट्रगान चले, कहीं भी हो, अगर आप बैठे हैं तो थोड़ा सा खड़े हो जाइए। ठीक है, और आसपास भी कोई बैठे देखे तो उनको भी बोलिए भी खड़ा हो जाओ। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया। 2016 में सिनेमा हॉल में जो है अपना राष्ट्रगान बजना आरंभ कर दिया गया था। ठीक है ना, ओके नेक्स्ट। अच्छा 2011 में, ठीक है ना, 2011 में दूरसंचार संस्था ने डिक्लेयर किया कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रगान को जो है कॉलर ट्यून नहीं बना सकता। आप फोन करते हैं किसी को तो वहां से गाना सुनाई देता है ना, लोग अच्छे अच्छे गाना कॉलर ट्यून में लगा के रखते हैं, तो किसी भी आज तक आप किसी भी व्यक्ति के फोन का कॉलर ट्यून सुने हैं जनगण मन अधिनायक जो है? कभी नहीं। ठीक है ना, तो ये 2011 से दूरसंचार संस्था जो है वो बंद करवा दी, मतलब कहने का मतलब वो लगा ही नहीं सकता। ठीक है ना,
ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक के तरफ, जिसका नाम है राष्ट्रीय गीत। ठीक है ना। अब राष्ट्रीय गीत के बारे में हम बताते हैं। राष्ट्रीय गीत जो है अपना वंदे मातरम है। ठीक है, आपको पता होगा बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे। कौन लिखे थे भाई? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आनंद मठ में इसको प्रकाशित किए थे सबसे पहले। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं आनंद मठ से भी ये लिया गया है। ठीक है ना। अच्छा, इसको गाने में टोटल 65 सेकंड लगता है। कितना? 65 सेकंड। और इसका जो ताल है, राग, राग बोलते हैं जिसको, ताल नहीं राग बोलते हैं, वो कहरवा राग है। क्या? कहरवा। ठीक है, कोई एक एग्जाम में ये भी पूछा था कि वंदे मातरम जो अपना राष्ट्रीय गीत है वो किस राग में गाया जाता है, तो कहरवा राग है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि आईएनसी के 1896 का जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है ना, बता दें आपको, कलकत्ता में हुआ था। और इस अधिवेशन में ये सबसे पहले गाया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा आईएनसी के 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत को पहली बार गाया गया था। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो रहमतुल्लाह अंसारी थे। ठीक है, आर अंसारी याद रखिएगा। ठीक है, आर अंसारी इसके प्रेसिडेंट थे उस समय कलकत्ता अधिवेशन के। ठीक है। अच्छा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट जो था, इंग्लिश ट्रांसलेट वो अरविंदो घोष किए थे। ठीक है, अरविंदो घोष किए थे। और वहीं पे उर्दू ट्रांसलेट जो है आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान था, आरिफ मोहम्मद खान जो है वो किए थे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और हम आपको बता दें कि 1927 में, कब? 1927 में असफुल्ला खान है ना, नाम आपको पता होगा, असफुल्ला खान, वो फांसी पर चढ़ते चढ़ते वंदे मातरम गीत को गाया था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया था कि फांसी पे चढ़ते चढ़ते कौन से क्रांतिकारी वंदे मातरम मतलब अपना राष्ट्रीय गीत गाए थे। तो वो, अब एक बात बता दें आपको, बीबीसी, ठीक है ना, बीबीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्ल्ड के टॉप 10 राष्ट्रीय गीत को लिया, मतलब कंपेयर किया था, और इसमें अपना जो राष्ट्रीय गीत है वो पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आया था। याद रखिएगा। ठीक है ना, दूसरे नंबर पे आया था, पहले नंबर पे शायद डेनमार्क का था। ठीक है। चलिए अब हम अपना तीसरा पॉइंट जो देखते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह। सबको पता होगा भाई, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, यहाँ पे लिख दें अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 को संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया। ठीक है, इसमें 4 शेर हैं, क्या? 4 लायन हैं। ठीक है, और ये चारों लायन एक दूसरे की ओर पीठ करके मतलब खड़े हैं। ठीक है ना, तो जिस तरीके से किसी भी एंगल से अगर हम देखते हैं तो मुझे, हम लोगों को लगता है कि वो तीन लाइन जो है खड़े हैं, एक सामने, एक दाएं और एक बाएं, लेकिन एक पीछे भी है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये लाइन मतलब मान लीजिए ये ऐसे करके लाइन है। ठीक है, बना नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे राउंड किया हुआ, यहाँ पे बीच में एक चक्र है। ठीक है, ये बीच में चक्र है। ठीक है, और यहाँ पे जानवर है। ठीक है ना, यहाँ पे 4 जानवर है, वैसे हम आपको बता देते हैं सांड है, घोड़ा है, हाथी है और शेर है। ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को। समझ में आया? तो यहाँ पे 4 जानवर है, याद रखिएगा। और वैसे तो 4 जानवर हैं ही एक दूसरे की ओर पीठ करके, और इसी में एक चीज लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। याद रखिएगा, सत्यमेव जयते, ये राष्ट्रीय वाक्य भी है, याद रखिएगा। और सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडक उपनिषद से, और ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, सत्यमेव जयते। अच्छा, एक चीज और बता दें कि जो गवर्नमेंट है, मतलब भारतीय गवर्नमेंट, तो वो अशोक स्तंभ, देखिएगा बहुत जगह अशोक स्तंभ का कलर अलग अलग रहता है ना, मतलब राष्ट्रीय चिन्ह का। तो भारतीय सरकार मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ब्लू रंग के जो अशोक स्तंभ है उसका इस्तेमाल करती है। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए अब नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं, क्या भाई? तो राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग, पंचांग का मतलब होता है कैलेंडर। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग यानी कि कैलेंडर, पंचांग का मतलब कैलेंडर होता है। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, राष्ट्रीय कैलेंडर, वो शक संवत पे आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा, शक संवत पे आधारित है, और इसको स्टार्ट किया गया था 78 ईस्वी में। ठीक, और स्टार्ट करने वाले व्यक्ति थे कनिष्क। क्या? कनिष्क। एक क्वेश्चन आता है
कि भाई कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो कनिष्क था। किस वंश का? कुषाण वंश का, याद रखिएगा, ठीक है ना। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था, जिसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की। और इसका सबसे पहला महीना जो होता है, शक संवत का पहला महीना होता है चैत्र, याद रखिएगा, क्या होता है? चैत्र। और लास्ट तो पता है फागुन होगा, फाल्गुन, ठीक है, एफ होगा ये फाल्गुन। उसी तरीके से शक संवत जैसे है वैसे ही 58 मतलब 58 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है, विक्रम संवत, विक्रम संवत, ठीक है ना। और विक्रम संवत का जो पहला महीना होता है वो होता है बैसाख, ठीक। और लास्ट महीना तो आपको पता है, जब ये बैसाख होगा तो ये चैत्र हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये अपना पंचांग के बारे में इतना ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय पशु, यानी कि राष्ट्रीय पशु जो है अपना बाघ है, ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस, याद रखिएगा, क्या? पैंथेरा टिग्रिस। 1967 तक, ठीक है ना, 1967 तक भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था, ठीक है। लेकिन शेर जो है, लायन, वो सिर्फ गुजरात में पाया जाता था, इसीलिए 67 के बाद शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु का दर्जा छीन लिया गया, ठीक है। शेर से भारत के राष्ट्रीय पशु का दर्जा छीन लिया गया 1967 से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाघ को 1972 में राष्ट्रीय पशु बनाया गया, ठीक है, याद रखिएगा। पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर जिसको बोलते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु 1972 में बनाया गया। अब गवर्नमेंट देखी कि जो टाइगर का संख्या वो कम होते जा रहा दिन प्रतिदिन, तो इसलिए 1973 में, कब? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, टाइगर को बचाने के लिए, ठीक है। और भारत में जो टाइगर पाए जाते हैं, मतलब कहने का मतलब इसको राष्ट्रीय पशु होने का दर्जा है, वो रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है ना, याद रखिएगा, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा जो है वो पाया जाता है आपका सुंदरबन एरिया में, ठीक है ना। सुंदरबन का याद रखिएगा, सुंदरबन का 75% हिस्सा बांग्लादेश में है, ठीक है, बांग्लादेश में। और 25 हिस्सा जो है वो अपना बंगाल, वेस्ट बंगाल में है, इंडिया में, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, ओके। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। हम लोग का अगला टॉपिक क्या है भाई? तो अगला टॉपिक है राष्ट्रीय पक्षी, यानी कि मोर। मोर का जो, अच्छा, यहाँ पे ये जो हम लिखा हुआ देखे थे पैंथेरा टिग्रिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो मोर का साइंटिफिक नेम जो है पावो क्रिस्टेटस है, ठीक है ना, पावो क्रिस्टेटस, याद रखिएगा, ये मोर का साइंटिफिक नेम है, ओके, ठीक है। तो इसको 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। और 1972 में, कब? 1972 में जब टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया था, उसी समय मोर को टोटल संरक्षण मिला था, पूर्ण संरक्षण, ठीक है ना, उसको बचाने का काम किया गया था, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता होगा सिकंदर, सिकंदर जब भारत आया था और भारत में जीत करके जब जा रहा था, तो वो अपने साथ मोर ले गया था, भारत विजय की निशानी के रूप में। उसको इतना पसंद आया कि वो मोर को अपने भारत विजय की निशानी के रूप में ले गया था, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं, हमारा टॉपिक क्या है भाई? तो राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। और इसका साइंटिफिक नेम नेलम्बो न्यूसिफेरा गोटोन, ठीक है, निलम्बो न्यूसिफेरा गोटोन, याद रखिएगा, राष्ट्रीय पुष्प है। और ये जो कमल है, आप लोग एक कहावत सुने होंगे, कमल अक्सर कीचड़ में खिलता है ना। तो ये तालाब वगैरह में देखेंगे जहाँ पानी स्थिर होता है, उस जगह पे इसकी मतलब इसका जो है उगता है ये कमल, ठीक है। और इसके बारे में ज्यादा कुछ खास नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इससे क्वेश्चन जब बस यही आता है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो कमल है, और साइंटिफिक नेम आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। बरगद का साइंटिफिक नेम फिकस बेंगालेंसिस, ठीक है, फिकस बेंगालेंसिस, याद रखिएगा। इसके बारे में जान लीजिए कि बरगद का जो पेड़ है, ये इसका जो जड़ होता है जमीन में, वो बहुत दूर तक फैला होता है, ठीक है ना, बहुत दूर तक। और सबसे बड़ा बरगद का पेड़ जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कलकत्ता में भी अगर आप आएंगे तो बी गार्डन, कहाँ? बी गार्डन में आप बरगद का बहुत बड़ा पेड़ देख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली बी गार्डन जो है वो टूरिस्ट प्लेस है, सिर्फ बरगद के पेड़ को लेकर के ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रीय फल आम। आम का जो साइंटिफिक नेम है मैग्निफेरा इंडिका, ठीक है। अब आम किसको पसंद नहीं होगा भाई, गर्मी का मौसम और आम ना मिले तो फिर मजा ही किड़किड़ा हो जाता है ना। और आम को तो पता होगा, इसे लोग फलों का राजा कहते हैं, ठीक है, फलों का राजा। भारत के सिवा ये पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश और फिलीपींस, ये 3 देश का भी राष्ट्रीय फल जो है
आम है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अभी फिलहाल भारत में मोर देन 500 से भी ज्यादा जाति का आम उपजाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। अच्छा, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 2010 में डिक्लेयर किया गया था, याद रखिएगा 2010 में। और ये जो गंगा डॉल्फिन है वो गंगा में और चंबल नदी में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत के दो नदी में, गंगा और चंबल नदी में पाया जाता है। एक चीज आपको बता दें कि डॉल्फिन जो है, गंगा डॉल्फिन नहीं सकती है ना, देख नहीं सकता, क्योंकि उसमें जो लेंस है, आंख का लेंस जो होता है वो नहीं होता है इसमें, ठीक है ना, आंख का लेंस इसमें नहीं होता, इसलिए ये दृष्टिहीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक, ये जो आप निशानी देख रहे हैं ना, ये हिंदी के देवनागरी लिपि र से लिया गया है और रोमन का आर से लिया गया है, ठीक है ना, रोमन का आर, जो कि एक रेखा बीच में ऐसे काटती है, ठीक है। और ये जो रेखा काटती है, ध्यान से समझिएगा, ये जो रेखा काटती है ना, क्वेश्चन आया भी, ये रेखा जो यहाँ पे हम लगा रहे हैं, ये इंडियन फ्लैग को डिनोट करती है, जो कि डिक्लेयर मतलब जिसका मतलब होता है समानता, ठीक है ना, ये याद रखें, इसका मतलब होता है समानता। इसको डिजाइन किए थे डी उदय कुमार, ठीक है, याद रखिएगा, डी उदय कुमार 2010 में ये भारत का राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक बना, ठीक है। और ये आईआईटी बॉम्बे से, कहा, आईआईटी बॉम्बे से, मतलब मुंबई भी बोल सकते हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है ना, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। फिर आईआईटी गुवाहाटी में ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो सिंबल है, इस सिंबल को बनने के बाद भारत विश्व का 5वां ऐसा देश हो गया जिसका एक अलग मुद्रा का पहचान है, ठीक है, इसका एक अलग मुद्रा का पहचान है, याद रखेगा। इसके पहले अमेरिका का जो है डॉलर था, ब्रिटिश का पाउंड था, यूरोप का यूरो था और जापान का येन था, समझ गया ना, ये 4 का अलग निशानी था। अब भारत का 5वां जो है ये सिंबल हो गया, पूरे विश्व में अलग पहचान है इसका, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय स्मारक। राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट, ठीक है ना, इंडिया गेट आपको पता होगा, राष्ट्रीय स्मारक ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक है ना। न्यू दिल्ली का डिजाइन किया था लुटियंस, याद होगा आपको, ठीक है ना, लुटियंस न्यू दिल्ली का डिजाइन किया था, और क्या गजब का डिजाइन किया, मतलब अगर आप दिल्ली जाएंगे तो इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन पूरा एकदम 180 डिग्री में सीधा दिखता है, मतलब ये राष्ट्रपति भवन है और वहां पे ठीक मतलब सीधा सीधे में इंडिया गेट है, और ये जो सीधा पथ है उसको कर्तव्य पथ नाम दिया गया है, ठीक है ना। और पूरा डायरेक्टली मतलब राष्ट्रपति भवन के शायद फर्स्ट या सेकंड फ्लोर में, जहां पे राष्ट्रपति बैठती हैं, वहां से इंडिया गेट का जो ऊपर से सबसे टॉप पार्ट है वो एकदम लेवल में है, मतलब एकदम सेम हाइट में है, ठीक है। आप कभी दिल्ली जाएंगे तो जरूर जाइएगा, वहीं पे इसको राष्ट्रीय स्मारक वहां पे घोषित किया गया है, ठीक है ना। 30,000 सैनिकों के बलिदान को याद करने के लिए इसको बनाया गया था, और वहां पे एक मतलब दीप प्रज्वलित किया गया है जो 24 घंटा वहां पे जलता है इन लोगों के याद में, ठीक है। और वहीं पे बगल में एक युद्ध स्मारक भी बनाया गया है, वहां पे भी दीप प्रज्वलित होता है हमेशा। प्लस वहां पे क्या होता है कि जो भारत के जवान हैं अभी भी वहां ड्यूटी लगता है, और आपको बता दें कि मतलब हर 24 घंटा वहां पे ड्यूटी करते हैं हमारे भारत के जवान, ठीक है। वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब रहते हैं, ठीक है, बारी बारी से आते हैं, करते हैं, और एकदम 2-2 घंटा, या वो उतना अच्छा से मेरे को पता नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटे का, मतलब वो एकदम मतलब शांति से खड़े होकर के वहां पे गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं उन लोगों को, ठीक है। बहुत मस्त है, एक बार जाइएगा तो जरूर देखिएगा, ठीक है। इसके बारे में एक चीज बता दें, 1931 में, कब, 1931 में ये बन करके तैयार हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु। भाई राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, जिसको एरावत बोलते हैं, ठीक है, एरावत, राष्ट्रीय विरासत पशु। हाथियों को बचाने के लिए सरकार ने 1992 में, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, मतलब कि प्रोजेक्ट हाथी शुरू किया था, ठीक है, 1992 में। और कुंडा गांव, याद रखिएगा, राजस्थान में है एक कुंडा गांव, ठीक है। कुंडा गांव भारत का सबसे पहला ऐसा देश बना, सॉरी ऐसा गांव बना जिसे हाथी गांव के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है ना, हाथी गांव के नाम से जाने लगा, याद रखिएगा, जयपुर के पास में है, राजस्थान में, ठीक है। अच्छा, विरासत पशु हाथी हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसके अलावा राष्ट्रीय लिपि। राष्ट्रीय लिपि सबको पता है भाई क्या है, तो देवनागरी है, ठीक है, देवनागरी है। नेक्स्ट राष्ट्रीय पर्व, तो भारत में राष्ट्रीय पर्व 3 ही है, याद रखिएगा, एक 26 जनवरी,
जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, गणतंत्र दिवस। उसके बाद हो गया 15 अगस्त जो कि आज है, इसको बोलते हैं स्वाधीनता दिवस। और एक है 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ठीक है, ये याद रखिएगा, तीन ही राष्ट्रीय पर्व है। ओके, राष्ट्रीय दस्तावेज व्हाइट पेपर है। ठीक है, याद रखिएगा, व्हाइट पेपर को राष्ट्रीय दस्तावेज बोला जाता है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी सादा पेपर उठा लिया ये राष्ट्रीय दस्तावेज है, नहीं, भारत के कागज मतलब जो सरकारी कागजात होते हैं उसको व्हाइट पेपर बोला जाता है, याद रखिएगा ये। ओके, राष्ट्रीय योजना तो भाई सबको पता है, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय योजना है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा ये मॉनिटरिंग होता है। ठीक है, इसके ऊपर भी एक क्लास दे देंगे। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, तो भाई सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, ये किनको नहीं पता होगा। ठीक है, भारत रत्न। ठीक है, राष्ट्रीय मिठाई, यहाँ राष्ट्रीय मिठाई क्या है, जलेबी। ठीक है ना, कमेंट जरूर करिएगा जिनको जिनको जलेबी पसंद है। ठीक है ना, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। ओके, ठीक है, तो फाइनली दोस्तों ये जो इनक्रेडिबल इंडिया का जितना अपने देश का राष्ट्रीय चीज था वो बताने का कोशिश किए हैं। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पे मिल जाएगा इस क्लास का पीडीएफ। या फिर यहाँ एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा, उसको स्कैन करके भी आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा। एनटीपीसी का, स्पेशली एनटीपीसी मतलब रेलवे का जो है जीके और मैथ्स का क्लास स्टार्ट हो चुका है, आप लोग रेगुलर क्लास करते रहिएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे एग्जाम तक सारा टॉपिक क्लियर करने का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।